नमस्कार, बिहार के बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनावों से अलग इस बार नए नए गठबंधन सामने आ रहे हैं और एनडीए और महागठबंधन के अलावा कुछ ऐसी पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसके बाद ये चुनाव, ये मुकाबला जो है, ये दो गठबंधनों के बीच नहीं रह जाएगा, बल्कि बहुकोणीय मुकाबला हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग गठबंधन हर रोज देखने को सामने मिल रहे हैं, उसके कारण बिहार के चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, जो बिहार के अलग अलग रीजन्स हैं, वहां पर भी इन गठबंधनों का बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और इसे देखते हुए बिहार के जो महागठबंधन, हालांकि ये महागठबंधन अभी संभावित है और इस गठबंधन में भी कई दरार पड़ चुके हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन जो संभावनाएं दिखाई दे रही है, उस संभावना के आधार पर जो संभावित महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस, उसके साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी हो सकती है, उस महागठबंधन की चूलें हिल गई है। क्योंकि जो सारे नए गठबंधन बने हैं, उसका सबसे बड़ा प्रभाव इसी महागठबंधन को पड़ने वाला है। लालू यादव की पार्टी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है और उसे अभी से ही आगे का हार दिखाई पड़ने लगा है। क्योंकि जो जो पार्टियां अलग अलग गठबंधन बना रही है, वो लालू की पार्टी के वोट बैंक में महान सेंधमारी कर रही है, वो अंदर तक घुस जा रही है। और इसी के कारण लालू यादव की सारे जो पहले के समीकरण हैं, वो ध्वस्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने अब घोषित कर दिया है कि वो महागठबंधन और एनडीए दोनों में से किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि राजनीति में संभावनाएं अंत समय तक होती है, लेकिन अभी जो सामने दिखाई पड़ रहा है और जो नतीजे सामने आए हैं, उससे तो ये लगता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा दूसरी छोटी पार्टियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच अब किसी को वो नहीं चुनेंगे। उन्होंने बीएसपी और जनवादी पार्टी के साथ एक अलग फ्रंट बनाया है और एक नए जो अलायंस की घोषणा की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार के सारे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो चुनाव लड़ने वाली है, उसमें वो अभी भी इस संभावनाएं पे काम कर रही है कि पप्पू यादव, एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, इन पार्टियों के साथ संपर्क बनाए रखें। और चूंकि दोनों पार्टियों का, ये सारी पार्टियां जो है, इसका जो वोट बैंक है, जो आधार है, वो अलग अलग क्षेत्र है, इसलिए गठबंधन करने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक इस बात की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है कि पप्पू यादव के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ पप्पू यादव की जो पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, उन्होंने भी एक अलग गठबंधन कर लिया है और उस गठबंधन में धीरे धीरे पार्टियों की संख्या बढ़ रही है। सबसे पहले उन्होंने बातचीत शुरू की थी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण से। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति के एक नए उभरते हुए चेहरे दिखाई पड़ रहे थे और अभी भी दलितों के मुद्दे पर वो पूरे देश में राजनीति करने की कोशिश में लगे हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ये युवा चेहरा, दलित युवा चेहरा उभर रहा था, जिससे मायावती परेशान हो गई थी। और इसी के कारण मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उस समय चंद्रशेखर आज़ाद ने उसमें एक अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और इसके कारण उन्होंने पप्पू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा पप्पू यादव ने दो और पार्टियों के साथ गठबंधन किया है और वो दोनों पार्टी मुस्लिम पार्टी है, यानी मुसलमानों का वोट इन पार्टियों का सबसे बड़ा आधार है। उसमें एक पार्टी है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये पीएफआई की जो राजनीतिक संगठन है। पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, एक कट्टर मुस्लिम संगठन बताया जाता है जो सीएए के विरोध में हिंसात्मक आंदोलन चलाया था और कई राज्यों में
पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। कुछ राज्यों में पीएफआई पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है और वही पीएफआई जो राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाया है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। पप्पू यादव ने एसडीपीआई के साथ भी गठबंधन किया है और उसके साथ साथ AIMUL यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग के साथ भी पप्पू यादव की पार्टी ने गठबंधन किया है। अब पप्पू यादव की पार्टी और ये जो गठबंधन के दूसरे दल हैं उनके साथ ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं राजद को, क्योंकि इनका पूरा जो समीकरण है वो MY समीकरण है और MY समीकरण सबसे बड़ा आधार रहा है लालू यादव की पार्टी यानी राजद की जीत का। मुस्लिम और यादव समीकरण पप्पू यादव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पप्पू यादव उसी तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिस तरह की राजनीति पहले लालू यादव ने की थी। और मुस्लिम और यादव समीकरण के आधार पर वो सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में जहां उनका एक वर्चस्व रहा है उन क्षेत्रों में मुस्लिम और यादव के आधार पर कुछ सीटें लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन इस बात की संभावना तो प्रबल है कि वहां के मुस्लिम और यादव जो पूरी तरह से राजद के साथ वोट देते थे अब बिखर गए हैं, क्योंकि सीमांचल में 24 विधानसभा सीट आती है। 4 डिस्ट्रिक्ट जो सीमांचल के हैं उसमें 24 विधानसभा की सीटें हैं और चारों डिस्ट्रिक्ट में इस स्थिति के बाद परेशानियां बढ़ गई है लालू यादव की पार्टी के लिए। राजद जो पहले यहां पर 24 में से 20 सीटों तक जीत पाती थी अब वहां पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक जो ओवैसी की पार्टी है उसकी उपस्थिति के बावजूद ही राजद का और कांग्रेस का पूरा समीकरण फेल हो चुका था। 4 जो लोकसभा सीट सीमांचल में पड़ते हैं उसमें से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी और वो सीट थी किशनगंज की। किशनगंज की सीट पर भी कांग्रेस किसी तरह से जीत पाई थी, क्योंकि AIMIM ने किशनगंज की सीट पर कड़ा मुकाबला दिया था और केवल 33-34 हजार वोट पीछे रह गई थी, क्योंकि 2,95,000 वोट AIMIM को मिला था और ओवैसी की पार्टी ने तीसरे स्तर पर लाके कड़ा मुकाबला किया था, जिसके कारण कांग्रेस के कैंडिडेट की स्थिति खराब हो रही थी। हालांकि अंतिम समय तक कांग्रेस को वहां जीत मिली और ये सीमांचल के क्षेत्र में राजद और कांग्रेस के गठबंधन को लिए एक थोड़ा सा एक राहत देने वाला था। लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन को लोकसभा चुनाव के समय में भी ऐसा लग रहा था कि सीमांचल के क्षेत्र में उन्हें एक भी सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 3 सीटें जदयू को दे दी थी और सिर्फ एक सीट पर अपना दावा पेश किया था। लेकिन 4 में से 3 सीटें यानी 2 जदयू को, 1 भारतीय जनता पार्टी को मिली और इस बार भी स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव के अलावा जो पप्पू यादव का MY समीकरण है उसके अलावा अब ओवैसी की पार्टी भी इस क्षेत्र में दांव आजमाने के लिए लगी हुई है और ओवैसी ने भी इसी तरह MY समीकरण को तवज्जो दी है। उन्होंने जो पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब वहां पर यादव और मुस्लिम वोट के सहारे कुछ सीटें जीतने के लिए आगे बढ़ रही है। ये 2 MY समीकरण वाली पार्टियां जो अलायंस हुए हैं, एक ओवैसी की पार्टी का अलायंस और दूसरा पप्पू यादव का अलायंस, ये दोनों MY समीकरण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जबकि तीसरे स्तर पर जो राजद और कांग्रेस का संभावित गठबंधन है, अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो राजद का जो मेन वोट बैंक है वो मुस्लिम और यादव हैं और इन 2 वोट बैंक, ये जो दोनों समुदाय हैं, उन लोगों के ऊपर 3-3 अलायंस की नज़र गड़ी हुई है और इसमें बिखराव होना लाजमी है। इसलिए अभी भी जो संभावनाएं दिख रही है, जो पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में ये छोटी छोटी पार्टियां अभी भी तालमेल करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी जो 3 अलायंस ये
सामने आ चुका है, पप्पू यादव का, असदुद्दीन ओवैसी का और उपेंद्र कुशवाहा का। ये तीनों अलायंस आपस में भी चर्चा कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने अब तक कम से कम 3-4 बार पप्पू यादव के साथ मुलाकात की है। उपेंद्र कुशवाहा का जो क्षेत्र है वो मगध रीजन में माना जाता है। वो औरंगाबाद के आसपास, उसके अलावा जो औरंगाबाद के आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, गया, सिरघाटी, जहानाबाद, नालंदा, इन क्षेत्रों में जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की स्थिति थोड़ी अच्छी है। और दूसरे तरफ पप्पू यादव कोसी और सीमांचल क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए पप्पू यादव से मिल रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि अगर मगध के क्षेत्र के कुछ यादव वोट जो पप्पू यादव के पार्टी का आधार रहा है, और पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के लिए, जनाधिकार पार्टी के लिए एक बड़ा बेस बनाने की कोशिश की थी और पटना के बाढ़ के समय में भी बढ़ चढ़ का काम किया था, जिसके कारण मगध रेंज में भी उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई थी। जो इसके बाद पप्पू यादव अगर इस जो मगध रीजन का है उसमें से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कुछ यादव वोट दिलवा पाते हैं, अपनी पार्टी के वोट को ट्रांसफर कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए आसानी हो जाएगा। जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सबसे बड़ा जो आधार है वो कोयरी वोट है, जो नीतीश कुमार के साथ जाता रहा है। कोयरी कुर्मी वोट बिहार का नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग करते रहे हैं। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो अपनी पार्टी बनाए, रालोसपा के जो अपने आधार हैं उसमें जो वोट हैं उनके, वो वोट अगर यादव जाति के इस नेता के पक्ष में चला जाएगा, यानी पप्पू यादव के पास चला जाएगा, तो पप्पू यादव के लिए सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आसान हो जाएगा। तो तीनों जो अलायंस अभी सामने दिखाई पड़ रहे हैं उससे तो यही दिखाई पड़ रहा है कि किसी न किसी स्तर पर ये सारे अलायंस राजद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो क्लैश कर रहा है और जदयू जहां जहां से चुनाव लड़ने वाली है वहां पर उपेंद्र कुशवाहा जदयू को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ये सारे समीकरणों में अब तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए को जीत के लिए आगे बढ़ा रही है। सारे अलायंस आज राष्ट्रीय जनता दल के जीत की संभावनाओं को और धीरे धीरे कमजोर कर रही है और ऐसा लग रहा है कि 2015 की अपेक्षा इस बार एनडीए को सीटें ज़्यादा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार और बड़ी बहुमत से सामने आएगी और इसलिए नीतीश कुमार की घबराहट भी ज़्यादा हो गई है। वो भी थोड़ा परेशान हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर जदयू को जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उसमें जदयू को ज़्यादा सीटें मिले, ताकि कम से कम चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो हावी रहें। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।